हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग विटामिन बी 3 यानी कि नियासिन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा न्यूट्रिशन साइंस में एक वाटर सॉल्युबल विटामिन का मतलब नया टॉपिक रहेगा। तो इससे पहले जो फैट सॉल्युबल विटामिन थे वो सारे करा दिए हैं। और ये वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी 1 और बी 2 इसमें पहले डिस्कशन किया हुआ है। नियासिन के बाद हम पीवाईक्यू देखेंगे करेंगे, जिससे कि आपको नियासिन के पीवाईक्यू जितने भी आए हुए हैं वो आपके हो सके। और ये टीजीटी पीजीटी के लिए एक क्विक रिवीजन रहेगा। आई होप आपको पसंद है। तो चलिए आज हम विटामिन बी 3 के बारे में डिस्कशन करते हैं। विटामिन बी 3, ठीक है। सबसे पहले आता है इसका केमिकल नेम। तो केमिकल नेम हमारा क्या होता है विटामिन बी 3 का? नियासिन। क्या होता है? नियासिन, ठीक है। अब नियासिन के केमिकल नेम तो हमारा नियासिन होता है बी 3 का। इसके अलावा और कौन, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं निकोटिनामाइड। और इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं? नियासिनामाइड। और इसके अलावा हम इसको क्या कह सकते हैं? निकोटेनिक एसिड, ठीक है। निकोटेनिक एसिड, ठीक है। अब हम इसको ये कह सकते हैं। इसका अब इसके बाद आता है, ये हमारा हमें पता है कि ये हमारा वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। फिर इसके अलावा इसके बाद इसको हम क्या कहते हैं? पेलेग्रा रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पेलेग्रा रोधी विटामिन? क्योंकि इसकी जो नियासिन, हमारे किसी को भी अगर हम नियासिन दिया जाएगा तो वो उससे पेलेग्रा की जो बीमारी है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको पेलेग्रा रोधी विटामिन भी कहते हैं। और जो पेलेग्रा होता है ना, वो एक त्वचा संबंधी डिसीज होती है, ठीक है। अब इसकी डिस्कवरी यानी इसकी खोज के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था? तो जो इसकी खोज थी, एक गोल्ड बर्गर नाम के वैज्ञानिक थे। कौन से? गोल्ड बर्गर, ठीक है, नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, अपने प्रयोगों में सिद्ध किया था इन्होंने कि कुत्तों की जो काली जीभ हो रही है, कुत्तों की काली जीभ के लक्षण मनुष्य में मतलब दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने देखा था कि कुत्तों की जो, सबसे पहले जो इनका एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब इन्होंने जो देखा था वो डॉग्स पे देखा था। और इन्होंने डॉग्स में ये देखा था कि जो डॉग्स की ब्लैक जीभ हो रही है, वो जो मनुष्य में पेलेग्रा यानी कि पेलेग्रा जो डिजीज हो रही है, उसी के समान उसी के लक्षण देखने को उनको दिखाई दिए, ठीक है। इसमें पेलेग्रा में क्या होता है, बच्चों जो, मतलब बच्चे नहीं, जब व्यक्ति होती है उसकी त्वचा का रंग जो होता है वो भद्दा हो जाता है, तो इसको भद्दा विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, इसमें मस्तिष्क में जो, हमारे मस्तिष्क में परेशानी होती है, जिसके फलस्वरूप जिसके हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो जो ये गोल्ड बर्गर थे, इन्होंने एक शोध किया था, रिसर्च की थी, किसके ऊपर की थी? डॉग्स के ऊपर की थी। डॉग्स की जो इन्होंने ब्लैक जीभ देखी थी यानी कि काली जीभ देखी थी, उसके लक्षण जो थे वो पेलेग्रा के समान ही थे। जो व्यक्ति, मतलब कि जो मनुष्य में पेलेग्रा को, जिसको डिजीज को पेलेग्रा कहा गया था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, ये विटामिन बी 3 जो होता है वो हमारा ठंडे जल में तो घुलनशील होता है, ठीक है। ठंडे जल में घुलनशील लेकिन कम, ठीक है। और जो गर्म जल होता है उसमें घुलनशील होता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है, इसका रंग जो होता है, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है सफेद रवेदार पदार्थ होता है। कैसा होता है? सफेद रवेदार, ठीक है। और स्वाद कैसा होता है इसका? स्वाद पूछा जाए तो इसका स्वाद होता है कसैला, ठीक है। कसैला हम किस स्वाद को कहते हैं? जैसा हमारा आंवले का स्वाद होता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसका टेम्परेचर। अब हमने देखा कि ये ठंडे जल में तो कम घुलनशील है, लेकिन गर्म जल में ये घुलनशील है। अब ये इसके बाद आता है ये जो टेम्परेचर होता है ना, 120 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये नष्ट नहीं होता। और ये जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, ये प्रेशर कुकर का टेम्परेचर होता है, अगर हम देखते हैं जब पढ़ते हैं तो। और ये प्रकाश यानी कि ये हमारा प्रकाश के प्रति भी ये हमारा स्टेबल है। कौन सा? विटामिन बी 3 यानी कि नियासिन, प्रकाश के प्रति भी ये स्टेबल है। और ये एसिड और बेस में भी ये स्टेबल है, एसिड और बेस दोनों में ये स्टेबल है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि ये जो हमारा विटामिन बी 3 है, ये हमारा एक स्टेबल विटामिन है, ठीक है। विटामिन बी 3 कैसा है? स्टेबल है, ठीक है। अब
इसीलिए क्यों स्टेबल है, अब ये हमारे अगर स्टेबल है इसका मतलब कि ये हमारे शरीर में जल्दी जल्दी मतलब निकलता नहीं है, थोड़ी देर ये हमारे शरीर में रहता है, रुका रहता है, इसीलिए ये स्टेबल है। ठीक है, अब हमारा एक चीज आती है कि हमारा नियासिन का संबंध जो होता है वो हमारा ट्रिप्टोफैन से होता है। ठीक है, किससे होता है? ट्रिप्टोफैन से। अगर पूछा जाता है कि नियासिन का संबंध किससे है, तो नियासिन का जो संबंध होता है वो होता है ट्रिप्टोफैन से। ठीक है, अब जो ट्रिप्टोफैन होता है ना, वो कन्वर्ट होता है हमारा नियासिन में। किस में कन्वर्ट होता है? नियासिन में। और जो ट्रिप्टोफैन होता है वो हमारा क्या है? एक अमीनो एसिड है ना। और अमीनो एसिड में भी कौन सा एसिड है? ये इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। ये हमारा ट्रिप्टोफैन जो होता है वो हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, और इसेंशियल जो होता है वो हमें बाहर से लेने की जरूरत होती है, और नॉन इसेंशियल जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है। ठीक है, और जो ट्रिप्टोफैन होता है ना वो कन्वर्ट होता है हमारा नियासिन में। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन आता है, जो हमारा 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन, ये एज इट इज क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन कंज्यूम कर रहा है तो उसको उसमें से नियासिन कितना मिलेगा? 1 मिलीग्राम नियासिन मिलेगा। ठीक है, अब जो ट्रिप्टोफैन होता है, जो ट्रिप्टोफैन नियासिन चेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नियासिन चेंज करने में और कौन हेल्प कर रहा है? तो ये विटामिन B1, B2 और B6, ये सब हमारी इसको ट्रिप्टोफैन को नियासिन में चेंज करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके वर्क पे चलते हैं। जब हम इनके कार्य के बारे में बात करेंगे तो ये जो हमारा नियासिन होता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, इससे पहले जो हमारे विटामिन B1 और विटामिन B2 थे वो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फैट इन सब के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर देते। ठीक है, नेक्स्ट होता है ये हमारे शारीरिक विकास में सहायक होता है। ठीक है, शारीरिक विकास में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इसमें, इसके बाद ये आँख त्वचा को भी हेल्दी रखता है। त्वचा वाली डिजीज होती है इसकी कमी से, तो इसीलिए अगर ये कमी नहीं होगी तो ये हमारी त्वचा को हेल्दी रखेगा। ठीक है, इसके बाद ये आंखों के लिए भी हेल्दी होता है। और राइबोफ्लेविन जो था वो हमारा आंखों में फ्री फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि आंखों की रेटिना में फ्री फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आंखों को हेल्दी रखता है लेकिन ये फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब इसके बाद इसका मेन वर्क क्या होता है? मेन वर्क अगर पूछा जाए नियासिन का क्या होता है, तो जो नियासिन होता है ना वो हमारे दो तरह के कोएंजाइम का निर्माण करता है। नियासिन दो टाइप के कोएंजाइम्स का निर्माण करता है। ठीक है, अब दो टाइप के कोएंजाइम कौन से होते हैं जिनका निर्माण कौन करता है? हमारा नियासिन। एक होता है हमारा NAD और एक होता है हमारा NADP। ठीक है, ये दो होते हैं हमारे। पूछ लिया जाता है कि नियासिन के कौन से कोएंजाइम होते हैं, या फिर राइबोफ्लेविन के मैंने बताए थे FMN और FAD। ठीक है, और ऐसे ही नियासिन के हैं NAD और NADP। अब इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है पेपर में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड ठीक है, अब NADP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? निकोटिनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बस डिफरेंस सिर्फ पी का है, बाकी की फुल फॉर्म इतनी ही रहेगी, बस इसमें क्या लग जाएगा? फॉस्फेट लग जाएगा। तो नियासिन का जो मेन फंक्शन होता है वो दो टाइप के कोएंजाइम का निर्माण करती है। एक तो होता है NAD और एक होता है NADP। NAD जिसकी फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये दो तरह के कोएंजाइम का निर्माण करती है, और ये फैट और ग्लूकोज को बनाने में भी हेल्प करती है, भूमिका निभाता है। कौन? नियासिन। ठीक है, बनाने में भूमिका निभाता है। अब इसके बाद हम इससे आगे बढ़ें तो इसके डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके कमी से क्या हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं इसकी डिजीज। तो नियासिन की कमी से हमें बेसिकली
दो रोग देखने को मिलते हैं, जिसकी हम क्या कहा जाता है, 3D या फिर 4D, 3D या फिर 4D। ठीक है, अगर आपसे कभी 3D के बारे में पूछ लिया जाए तो 3D में क्या होता है, 3D और 4D। ठीक है, अब 3D में कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है हमारा डर्मेटाइटिस, फिर आता है हमारा डायरिया, और फिर आता है हमारा डिमेंशिया। ठीक है, अब 4D अगर पूछा जाता है तो 4D में तीनों तो यही रहेंगी, लेकिन इसके बाद जब इसकी भयंकर कंडीशन आ जाएगी तो उसमें हमारा एक और जुड़ जाएगा, वो होता है हमारा डेथ। ठीक है, डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन से रिलेटेड हो जाता है, और डायरिया जब हमारे पाचन सिस्टम में जब हमारी पूरी गड़बड़ी होती है तो उससे डायरिया होने की हो जाता है, और फिर डिमेंशिया यानी कि भूलना, जिससे हम भूलने लगते हैं, तो वो हमारा डिमेंशिया। और जब इन तीनों की कंडीशन जब रस्ट मतलब कि बहुत भयंकर कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डेथ कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसीज। डिसीज यानी कि 3D और एक 4D। 3D में आता है सबसे पहले, ये इसका क्रम भी रहता है, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, और 4D में लास्ट में हमारा डेथ हो जाता है। एक अनोदर डिसीज होती है इसकी, मतलब कि हम एक और डिजीज होती है जो हमने पढ़ी है, तो उसको कहते हैं हम कैसल नेकलेस डिसीज, कैसल नेकलेस डिसीज। ठीक है, अब ये कैसल नेकलेस डिजीज अलग से पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि ये किसकी कमी से देखने को मिलती है, तो ये जो होती है ये भी हमें विटामिन B3 की कमी देखने को मिलती है। और इसका सिस्टम क्या होता है, ये होती कहाँ पे है, ये हमारी डर्मेटाइटिस जो हमारी सबसे पहली डिजीज वो हो रहा था, इसमें 3D में डर्मेटाइटिस वो हमारी नेक के पास होती है। क्या होती है, डर्मेटाइटिस जो होती है नेक के पास होती है। ठीक है, तो वो नेक के, और कैसल नेकलेस नेक से ही समझ में आ रहा है कि हमारी नेक पे होगी, और इसमें क्या होता है, कलर चेंज होने लगता है, किसका, हमारी स्किन का, गले की पास वाली स्किन का कलर चेंज होने लगता है, छाले पड़ने लगती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके डिजीज के बारे में। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें, और अब इसके बारे में, अब इसके सोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो सोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसके जो सोर्स होते हैं वो होते हैं फिश, मीट, पीनट, और हमारा पोटैटो, टोमेटो, ठीक है, स्पिनच। और जो हमारा गुड सोर्स में आता है वो आता है हमारा ईस्ट। ईस्ट तो हमारा विटामिन बी की जितनी भी फैमिली होगा उसका सोर्स होगा ही होगा। और जो हमारा बिना पॉलिश किए चावल होते हैं, मतलब बिना पॉलिश किए राइस, बिना पॉलिश किए चावल, बिना पॉलिश चावल में भी हमारा विटामिन B3 पाया जाता है, और इसके में इसके अलावा बिना पॉलिश की चावल में हमारा विटामिन B1 भी पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो मक्का मक्का जो होता है कॉर्न, यानी कि उसका जो ज़्यादा सेवन करते हैं, मतलब जो ज़्यादा उसको अपनी डेली डाइट में यूज़ करते हैं, उनसे उनमें क्या होता है, विटामिन B3 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यानी कि विटामिन B3 का जो वो अवशोषण होता है वो बाधित हो जाता है। क्यों, कौन, जिन जो लोग कॉर्न का ज़्यादा सेवन करते हैं, किसका, कॉर्न का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो उनमें विटामिन B3 का अवशोषण नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद, और उनकी बॉडी में जो विटामिन B3 होता है वो भी हमारा संग्रहित नहीं होता। ठीक है, और कॉर्न की जो प्रोटीन होती थी, वो कौन सी प्रोटीन होती थी जो कॉर्न में पाई जाती थी, वो होती थी जीन प्रोटीन। ठीक है, और जीन प्रोटीन एक अपूर्ण प्रोटीन का भी उदाहरण होता है। ठीक है, और इसीलिए हमें विटामिन B3 जो होता है उसको हमें डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और विटामिन B3 का जो एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि जो अवशोषण होता है, वो कहाँ होता है, वो होता है हमारा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब नियासिन की जो डिसीज होती है, हम इसको एक नाम से और जानते हैं, हमने इसमें डिजीज में पढ़ा था हमने, तो नियासिन की कमी से ये भी देखने को मिलती है, कौन सी, ब्लैक टंग डिसीज भी हम नियासिन की डिसीज को कहते हैं। नियासिन को क्या कहते हैं हम, ब्लैक टंग डिसीज, जो कि डॉग में देखने के लिए, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें देखने के लिए मिली थी। ठीक है, और नियासिन को हम क्या और किसी का नाम से भी जानते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
पैलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर यानी कि पीपी फैक्टर। अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए पीपी फैक्टर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है पीपी फैक्टर, ये होता है हमारा पैलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीपी फैक्टर भी के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम नियासिन भी कहते हैं। तो ये हमारा एक नियासिन का डिस्कशन रहा, जिसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने नियासिन के बारे में क्या क्या पढ़ा है। नियासिन के बारे में हमने ये पढ़ा था, विटामिन B3 जिसको हम नियासिन कहते हैं या फिर निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, पैलेग्रा प्रिवेंटिंग विटामिन या फिर पीपी फैक्टर बताया अभी, कहा जाता है जल में घुलनशील होता है, ये हमें पता है। फिर इसके बाद आता है रासायनिक रूप निकोटिनिक एसिड, ठीक है, निकोटिनामाइड या नियासिनामाइड के नाम से भी इसका रासायनिक नेम हम जानते हैं। और शरीर में दो रूप में कार्य करता है, एनएडी और एनएडीपी का निर्माण करता है, जो इसके क्या होते हैं, ये इसके कोएंजाइम होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसके सोर्स, यानी कि ये हमने बताया था फिश, लिवर, एग, मांस और वनस्पति, यानी कि हम वेजिटेबल सोर्स में देखें तो साबुत जितना भी अनाज होगा, मूंगफली, दालें, आलू और ब्राउन राइस, ये हमें इसके सोर्सेज से मतलब हमें नियासिन प्राप्त होता है। फिर हमने इसमें यह भी बताया था कि 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन जब हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन की प्राप्ति होगी। और डेली रिक्वायरमेंट में जो हमारा पुरुष को डेली रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो 60 मिलीग्राम, और जो महिला को चाहिए होती है वो 14 मिलीग्राम पर डे चाहिए होती है। या फिर और जो हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन या फिर लैक्टेटिंग वुमेन होती है उनको 17 to 80 मिलीग्राम पर डे चाहिए होती है, और जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं उनको 6 to 12 मिलीग्राम पर डे चाहिए होती है। और इसके फंक्शन क्या होते हैं हमने बताया, ये कोएंजाइम का निर्माण करता है सबसे पहले, एनएडी और एनएडीपी का, फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से ये हमें ऊर्जा में हेल्प करता है, डीएनए मरम्मत और कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, नर्वस सिस्टम और त्वचा की सेहत के लिए तो ये जरूरी है ही है, और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, डेफिशिएंसी हमने बताई थी पैलेग्रा तो होती है जो स्किन रिलेटेड होती है। किसकी रिलेटेड होती है पैलेग्रा, अगर पूछा जाए तो स्किन रिलेटेड होती है। ठीक है, और इसकी डिजीज को हम 3DS भी कहते हैं और हम 4DS भी कहते हैं। ठीक है, 3DS यानी कि डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, और जब अगर गंभीर स्थिति पैदा होती है तो उसमें डेथ हो जाती है, जिसको हम 4D के नाम से भी जोड़ देते हैं। ठीक है, डर्मेटाइटिस स्किन से रिलेटेड होता है, और जो डायरिया होता है वो हमारा जब हमें लूज मोशन वगैरह की स्थिति पैदा होती है, और जो डिमेंशिया होता है जिसमें हम भूलना, यानी कि डिमेंशिया मतलब भूलना, तो इसकी स्थिति, और डेथ मतलब जब ज्यादा गंभीर स्थिति होगी तो यानी कि डेथ हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो अधिकता होती है उसकी टॉक्सिसिटी कहते हैं, फ्लशिंग यानी कि चेहरे की जो लालिम होती है वो खत्म हो जाती है, खुजली, उल्टी, लिवर को नुकसान। ठीक है, और थेराप्यूटिक यूज यानी कि जो उच्च कोलेस्ट्रॉल होता है उसका हमें उपचार करना चाहिए, पैलेग्रा रोग का इलाज करना चाहिए, और त्वचा व तंत्रिका रोगों में ये सहायक हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा विटामिन B3 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम विटामिन B3 के जो PYQ हैं नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।